मित्रों नमस्कार। क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की असमंजस की स्थिति है और निर्णय की स्थिति है, कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के नेतृत्व का मामला उलझा हुआ है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग है, अमरिंदर सिंह वारिन का खेमा और चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा जिस प्रकार से आपस में गुत्थम गुत्था है, क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है? ऐसे ही कई सवालों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इसका लाभ उठा सकती है और उसकी संभावना क्या बनती है। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। कई बार जब मैंने पंजाब के मुद्दे पर इस प्रकार का वीडियो बनाया है दोस्तों, तो कई दर्शकों का कमेंट आता है कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में बहुत अधिक कोई आधार है नहीं। दोस्तों, ऐसा ही कमेंट क्या 2014 से पहले हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं करते थे? क्योंकि उन दिनों 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, तो उससे पहले हरियाणा में भी लड़ाई आमने सामने की थी। किसके किसके बीच? कांग्रेस और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के बीच थी या नहीं बताइएगा। बीजेपी तीसरी चौथी नंबर की पार्टी हुआ करती थी, जैसे पंजाब में। सही है ना? लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ा ताकत मिला था 2014 के लोकसभा चुनाव में। क्या वैसी ही ताकत भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा? भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 19% वोट पाने में सफलता हासिल किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में। शिरोमणि अकाली दल को तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर धकेलकर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आके खड़ी हो गई थी या नहीं हो गई थी? एक कारण। दूसरा कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों। दूसरा कारण आप समझिए कि हरियाणा में के अलावे त्रिपुरा में भी बीजेपी जब सरकार बनी थी दोस्तों, वहां सीपीएम की सरकार थी। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही थी। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में आपस में ही लड़ाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया। भले ही बीजेपी के पास विधायक नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने सड़क पर आम मतदाताओं के बीच यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार का मुकाबला कर सकती है। तो हरियाणा की जनता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी को जिताया या नहीं जिताया? क्योंकि चौटाला का परिवार आपस में ही लड़ रहा था। याद कीजिए दोस्तों 2019 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव। मैं इसलिए हरियाणा का उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, मैं त्रिपुरा का भी उदाहरण दूंगा आपको। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोई ताकत नहीं थी। पंजाब में तो आज कम से कम इतनी स्थिति है कि 2 विधायक हैं बीजेपी के। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 8 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था। लोकसभा चुनाव में 19% वोट बीजेपी को लगभग आया था। 3 लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। तो पंजाब में इतनी ताकत तो है। इतनी ताकत भी हरियाणा और त्रिपुरा में बीजेपी के पास नहीं थी। तो 2014 में जैसे बीजेपी को फायदा मिला दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में आपस में गुत्थम गुत्था का कि बीजेपी ने संघर्ष किया सड़क पर, तो लोगों को लगा कि बीजेपी ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विकल्प है, तो बीजेपी की सरकार बन गई। हरियाणा में 2019 में भी वही स्थिति थी दोस्तों। किसी को नहीं लग रहा था कि बीजेपी सरकार बना पाएगी और 19 में सही में बीजेपी की सीट की संख्या घट गई थी। लेकिन क्यों बीजेपी जीतने में कामयाब रही? इसलिए रही कि जहां एक तरफ चौटाला का परिवार आपस में लड़ ही रहा था, वहीं कांग्रेस के अंदर भी रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा, ये तीनों खेमा आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ चौटाला परिवार लड़ रहा था, दूसरा तरफ हुड्डा खेमा, पूरा हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये सब के सब आपस में लड़ रहे थे। सच है या नहीं है? कोई जिंदल, कोई किरण चौधरी बारी बारी से कांग्रेस
छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, या हो रही थी। वही हाल त्रिपुरा में हुआ था दोस्तों। त्रिपुरा में सीपीएम की सरकार थी, कांग्रेस थी मुख्य विपक्षी दल, लेकिन कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही थी, आपस में लड़ रहे थे। कांग्रेसी आपस में ही सब लड़ रहे थे। बीजेपी के पास कोई नहीं था, ना विधायक था, ना सांसद था, लेकिन बीजेपी ने सड़क पर संघर्ष किया, जनता के मुद्दों पर आंदोलन किया और जनता ने बीजेपी को वोट बीजेपी की झोली में डाल दी और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बना ना बीजेपी का मुख्यमंत्री। और उसके बाद दूसरे चुनाव में भी त्रिपुरा में दोस्तों फिर बीजेपी की सरकार बनी। इसलिए बनी कि कम्युनिस्ट पार्टी हो गई खत्म, क्योंकि कम्युनिस्टों का इतिहास है कि जब सत्ता से बाहर होते हैं तो पार्टी हो जाती है खत्म। आपने देखा बंगाल में क्या हुआ, आपने देखा त्रिपुरा में क्या हुआ, अब आप देखेंगे कि केरल में कैसे कम्युनिस्ट खत्म होंगे। कांग्रेस जहां तीसरे नंबर पर जाती है दोस्तों, जिस किसी भी राज्य में, वहां वो कांग्रेस खत्म हो जाती है। इतिहास गवाह है, चाहे वो बिहार का हो इतिहास, चाहे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, चाहे पश्चिम बंगाल का इतिहास हो। जिस राज्य में कांग्रेस दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे जाती है एक बार, वहां फिर दोबारा खड़ी नहीं हो पाती। चाहे आप तमिलनाडु का ले लीजिए उदाहरण, चाहे आंध्र प्रदेश का ले लीजिए उदाहरण, जहां भी कांग्रेस दूसरे नंबर से नीचे गई, कांग्रेस साफ। फिर त्रिपुरा में दोबारा बीजेपी की सरकार बन गई। हरियाणा में वैसे ही तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी 2024 में। इसलिए बनी दोस्तों, सबको ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये सब के सब दोस्तों कुर्ता पजामा जैकेट बंडी सब सिलाकर तैयार थे शपथ लेने के लिए कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लड़ रहे थे आपस में, जाट लड़ रहा था दलित से, दलित लड़ रहा था वैश्य वर्ग से, सब के सब आपस में लड़ रहे थे और बीजेपी फिर चुनाव जीत गई। वही स्थिति क्या पंजाब में नहीं है? पंजाब में वही स्थिति है दोस्तों कि चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह वारिंग लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है दलित, कोई कह रहा है जट सिख बनेगा। एक तरफ दलित, दूसरी तरफ जट सिख, वहीं तीसरा तरफ जब अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद सोनिया गांधी ने अंबिका सोनी को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा, तो अंबिका सोनी ने क्या कहा कि पंजाब में किसी हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी क्या कहते हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे से यह मैसेज निकल कर आता है कि पंजाब में कभी कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तीसरी तरफ है जट सिख की राजनीति। जट सिख लगभग 25% हैं पंजाब में। चाहे सुखबीर सिंह बादल का नाम लीजिए, चाहे अमरिंदर सिंह का नाम लीजिए, चाहे रंधावा का नाम लीजिए, चाहे नवजोत सिद्धू का नाम लीजिए, चाहे भगवंत सिंह मान का नाम लीजिए, ये सब के सब जट सिख हैं। जट सिख कुछ बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी वालों को वोट नहीं मिलता जट सिख का। अब बीजेपी ने जो दांव लगाया हुआ है दोस्तों, हिंदू चूंकि बीजेपी के साथ वैसे भी आ रहा है, तो हिंदू पर बीजेपी ने दांव लगा रखा है। बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए लगातार बीजेपी प्रयासरत है दोस्तों पंजाब में। चाहे वो संत निरंजन दास को पद्मश्री सम्मान से नवाजने का मामला हो, चाहे रविदासिया समाज को बड़ा संकेत देना हो कि गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण करना हो, चाहे गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का नामकरण करना हो, चाहे डेरा सचखंड बल्लान जाना हो प्रधानमंत्री का। कई प्रयास बीजेपी ने दोस्तों किए हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने खर्चे पर पंजाब के दलितों को पंच तीर्थ घुमा रही है दोस्तों। पंच तीर्थ यानी बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ा हुआ 5 तीर्थ स्थल भारतीय जनता पार्टी हर महीने पंजाब के दलितों को घुमा रही है। दोआबा का इलाका जहां 23 विधानसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ।
सड़क पर कांग्रेस संघर्ष नहीं कर रही है। कांग्रेस तो लड़ रही है, चन्नी और वारिंग, रंधावा सब के सब आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है, हिंदू को, दलितों को। नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने अलग जिम्मेवारी दी हुई है पंजाब में। पंजाब में एक बड़ी संख्या है दोस्तों ओबीसी वोटर का, और ओबीसी वोटर में भी सबसे बड़ी आबादी है नायब सिंह सैनी की जाति, सैनी समाज का, विशेषकर वो इलाका पंजाब का जो हरियाणा से सटा हुआ है। नायब सिंह सैनी की मां पंजाबन है, तो नायब सिंह सैनी के माध्यम से ओबीसी को साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सांप्रदायिक कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है, बल्कि जट सिख को भी बराबर का सम्मान दे रही है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ आ चुके हैं कांग्रेस छोड़कर, केवल सिंह ढिल्लो को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। सरदार बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू जो कि केंद्र में रेल राज्य मंत्री हैं, उनको बीजेपी पंजाब में अपना चेहरा बनाने का प्रयास कर रही है। तो पंथक राजनीति को भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ साधने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए का मामला हो, चाहे पंजाब पर कर्ज का मामला हो, चाहे पंजाब के रुके हुए जो विकास के मामले हैं उन मुद्दों पर भगवंत सिंह मान को घेरने का मामला हो। रवनीत सिंह बिट्टू ने पत्र लिखा है भगवंत मान को कि केंद्र सरकार कई रेलवे की परियोजनाएं पंजाब को दे चुकी है, लेकिन उसके लिए पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रही है। जमीनों का आवंटन का मामला पंजाब सरकार लटका के रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ की स्थिति दोस्तों पंजाब में जो बीजेपी के लिए दिख रही है, वो दिख रही है कि जो चीज बीजेपी को मिला हरियाणा में, जो मिला बीजेपी को त्रिपुरा में, जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में आ सकी, कांग्रेस का इनफाइटिंग, चौटाला परिवार की आपसी लड़ाई, त्रिपुरा में कांग्रेस की आपसी लड़ाई, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी जब 2021 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सफाया करके दूसरे नंबर की पार्टी बनने में सफलता हासिल की थी, तो उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपस में जूतम पैजार होता था दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी कि लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को विकल्प बनाया, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की सरकार से लड़ने में असहाय थी, असमर्थ थी, अक्षम थी। आपस में कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ते रहे, कोई जाति के नाम पर, कोई इलाके के नाम पर, कोई अलग अलग कारणों से, कोई अपने अपने नेताओं के महिमा मंडन के कारण आपस में लड़ते रहे। और बीजेपी एक मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है 24/7 की पार्टी, 365 दिन काम करने वाली पार्टी, एक योजना बनाकर काम करने वाली पार्टी। दोस्तों, अगर संभावना नहीं होती बीजेपी की, तो आप कल्पना कीजिए कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने क्यों ऐसा कहा कि पंजाब में वो अड्डा खूंटा गाड़ेंगे। अगर पंजाब में बीजेपी को संभावना नहीं दिख रहा होता तो बीजेपी खूंटा गाड़ने की बात अमित शाह के लिए क्यों करती। सोच कर देखिएगा और तब जवाब दीजिएगा दोस्तों कि ये कांग्रेस के अंदर जो आपस में लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं लोग, इसका लाभ कितना बड़ा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। बताइएगा जरूर कमेंट करके। और हमारा विश्लेषण पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और अब तक अगर पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।